Yes, students, in the last lecture, we have started discussing about the potential energy. Potential energy के बारे में डिस्कस करना हमने स्टार्ट किया था and I have given you the definition that potential energy is the energy which is possessed by the object due to its position, configuration and shape. तो मैंने पोजीशन के बारे में आपको एक्सप्लेन किया था सबसे पहला. Potential energy. Energy possessed by object due to its position, configuration or shape is called potential energy. ऐसी एनर्जी जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन, कॉन्फ़िगरेशन या शेप के कारण होती है उसको क्या बोला जाता है? पोटेंशियल एनर्जी बोला जाता है. अब मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया था कि हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन को जब चेंज करेंगे तो उसमें एक एनर्जी स्टोर होगी, दैट एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी. और ये एग्जांपल मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के अंदर. तो थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं कि हमने कल क्या डिस्कस किया था. हमारे पास ये m मास का ऑब्जेक्ट था. इसको अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करने के लिए फोर्स लगाना पड़ता है mg और ये डिस्प्लेसमेंट है h. तो इसको a पोजीशन से b पोजीशन तक ले जाने के लिए मेरे को फोर्स लगाना पड़ा और इस डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट किया. तो जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहे हैं. तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू cos थीटा. तो हम इससे क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? हम इससे वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं. और मैंने आपको तरीका सिखाया था कि किसी भी एनर्जी को कैलकुलेट करना हो तो हमें कैलकुलेशन कहां से स्टार्ट करनी है? वर्क डन से स्टार्ट करनी है. तो मैं इस ऑब्जेक्ट को ए पोजीशन से बी पोजीशन तक ले जाने में जितना वर्क करूंगा वही तो इसमें स्टोर होगा एज अ पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी को हम किससे लिखेंगे? पोटेंशियल एनर्जी को हम लिखेंगे ईपी से और इसकी यूनिट भी जूल होती है. यू से भी लिखा जा सकता है. कैपिटल यू भी पोटेंशियल एनर्जी का ही सिंबल है. कैपिटल यू, स्मॉल यू नहीं. स्मॉल यू तो हम लोग इनिशियल वेलोसिटी के लिए यूज करते हैं. ओके, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट cos थीटा. तो ये सारी वैल्यूज हम इसके अंदर पुट करते हैं. फोर्स, इस ऑब्जेक्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करने के लिए mg फोर्स लगाना पड़ेगा. डिस्प्लेसमेंट कितना कर रहे हैं? h. एंड cos 0 डिग्री. cos 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1. cos 0 डिग्री क्यों आ रहा है? क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में. if they are in the same direction and at the same line of action then the angle between the force and displacement is 0 डिग्री. और जैसे ही 0 डिग्री यहां लिखेंगे तो वर्क डन क्या आ जाएगा? mgh into 1. so work done is mgh. ये जो mgh वर्क डन है वही इस ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर होगा एज अ पोटेंशियल एनर्जी. तो ऑब्जेक्ट जब h हाइट तक रेज किया जाता है, ऊपर उठाया जाता है, तो उसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है? mgh एनर्जी स्टोर होती है. तो कोई भी ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से किसी हाइट पर लेकर के जाएंगे, so it is having some potential energy and that potential energy is calculated by mgh and this energy is in the gravitational field. So this kind of energy is called gravitational potential energy. तो ये है gravitational potential energy and it is completely dependent on the initial and final position of the object. ये जो gravitational potential energy है जिसको हम किससे लिख रहे हैं? mgh से लिख रहे हैं. और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इसको क्यों बोला जा रहा है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलने का रीजन ये है कि हम एक ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर इस ऑब्जेक्ट पर वर्क डन कर रहे हैं. ये ऑब्जेक्ट पहले यहाँ था, ग्रेविटेशनल फील्ड में मैं इसकी पोजीशन चेंज करता हूं तो पोजीशन चेंज करने पर इस पर कुछ वर्क डन करना पड़ता है. वो वर्क डन इसमें स्टोर हो जाता है एज ए पोटेंशियल एनर्जी. और ग्रेविटेशनल फील्ड में ये वर्क डन कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट की जो एनर्जी होगी उसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोला जाएगा. और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. वो डिपेंड करेगी इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे.
depends on initial and final position and does not depend on the path। और ये किस पे डिपेंड नहीं करती, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करती कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ये इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ जाएगी। अब आप ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली ऐसा h हाइट पर नहीं लेकर के जाते, आपने इस ऑब्जेक्ट को h हाइट पर ही लेकर के जाना है, लेकिन पाथ थोड़ा सा डिफरेंट रखेंगे हम। ये सेम वही ग्राउंड है जिस पर ये ऑब्जेक्ट पड़ा है और यहां पर हम लोग सेम हाइट रख देते हैं। तो ये पहला तरीका है पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करने का। ग्रेविटेशनल फील्ड में ऑब्जेक्ट की हाइट को चेंज कर दीजिए। तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, सेम ऑब्जेक्ट है, वही m मास का ऑब्जेक्ट है, ये इसकी a पोजीशन है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस पाथ के थ्रू किया जा रहा है। यहाँ पर स्टेयर्स बनी हुई थी, स्टेयर्स के थ्रू इस ऑब्जेक्ट को इस पोजीशन तक लाया जाता है। दिस इज द इनिशियल पोजीशन एंड दिस इज द फाइनल पोजीशन। नाउ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज अगेन h। ये इनिशियल पोजीशन है और यहाँ पर ये फाइनल पोजीशन है। तो इनिशियल से फाइनल के बीच में जो डिस्टेंस है वो अभी भी h ही है। तो यहाँ पर फॉर्मूला में क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट आता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो इसका मतलब ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगी, ये किस पे डिपेंड नहीं करेगी, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगी। आप उस ऑब्जेक्ट को इस रास्ते से घुमा करके h हाइट पर लेकर के जाओ या डायरेक्ट h हाइट पर लेकर के जाओ या इस तरह से h हाइट पर लेकर के जाओ, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट h ही हो रहा है तीनों केसेस में। इसमें हम लोग डायरेक्टली अपवर्ड डायरेक्शन में इसको मूव कर रहे हैं ऐसा, तो उस केस में भी यहां से यहां इसको ऐसा डायरेक्ट लेकर के जा रहे हैं तो भी h डिस्प्लेसमेंट है। यहां पर हमने इस तरह का पाथ फॉलो किया तब भी कितना डिस्प्लेसमेंट है, h डिस्प्लेसमेंट है। और अगर मैं इसको किसी और पाथ से लेकर के जाता हूं, जैसे इस पाथ से ऐसा घुमा करके ऐसा लेकर के जाता हूं, तो अगर मैं ये पाथ भी फॉलो करूंगा तब भी डिस्प्लेसमेंट h ही है इनिशियल और फाइनल पोजीशन में। सो इट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसमें, it is completely dependent on initial and final position of the object. It does not depend on the path followed by the object. ये उसके पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा जो ऑब्जेक्ट फॉलो कर रहा है पोजीशन को चेंज करने में। ये बात क्लियर है सबको? तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं, बड़ा ही सिंपल है, mgh। और ये mgh फॉर्मूला कैसे आया, तो ये जो वर्क डन करना पड़ रहा है mgh ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करने में a से b तक, as per the conservation of energy the work done on the object is stored as the potential energy of the object। ये जो वर्क डन हमें करना पड़ेगा इसको a से b तक ले जाने में, यही वर्क डन ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर हो जाएगा एज पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो ये है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये पहला तरीका है पोटेंशियल एनर्जी को भरने का। अब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को सुनिए कैसे सॉल्व करेंगे। सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है mgh, और इंपॉर्टेंट बातें क्या है, इनिशियल फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करती है ये एनर्जी, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करेगी कि कौन सा पाथ फॉलो किया गया है उसकी पोजीशन को चेंज करने में, बिकॉज फॉर्मूला में डिस्प्लेसमेंट आता है। डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता। So now we will solve one or two numericals of the potential energy, gravitational potential energy। फिर मैं आपको सिखाता हूं कि पोटेंशियल एनर्जी और कैसे भरी जा सकती है, जैसे कि स्प्रिंग की शेप चेंज करके उसमें भी एनर्जी स्टोर कर सकते हैं हम लोग, पोटेंशियल एनर्जी। चलिए पहले इसके एग्जांपल कंप्लीट कर लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है, फाइंड द एनर्जी पोजेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट of mass 50 kilogram when it is at height 5 meter above the ground। क्वेश्चन में आपको बता रखा है कि एक जो ऑब्जेक्ट है वो 5 किलोग्राम का है या 50 किलोग्राम, 50 किलोग्राम, और हाइट 5 मीटर दे रखी है।
So this object is given of 50 किलोग्राम, इसका मास आपको बता रखा है, and the height is given and it is at the position 5 meter above the ground. Ground से 5 मीटर ऊपर है ये ऑब्जेक्ट. So you have to find the potential energy of this object and G is given in the question. ये आपको इस न्यूमेरिकल के अंदर गिवन है ये वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. अगर गिवन होगा तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी वैल्यू लिखनी है आपको, और अगर गिवन नहीं है तो 9.8 लिखना होता है. अभी इस क्वेश्चन में ये गिवन है. ओके, तो सॉल्यूशन हम लोग इसका फाइंड करते हैं, सॉल्व करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं. पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज mgh. मास इज 50 किलोग्राम. बस ये देख लेना कि सब कुछ SI यूनिट में हो, क्योंकि वैल्यू जब भी पुट करेंगे इन फॉर्मूलाज के अंदर तो SI यूनिट में पुट करते हैं. 50 किलोग्राम है, किलोग्राम SI यूनिट होती है. जी की वैल्यू आपको 10 दे रखी है. हाइट इज गिवन 5 मीटर. सो 50 इंटू 5 250 इंटू 10 2500 2500 जूल. सो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट. तो ये जो ऑब्जेक्ट है 50 किलोग्राम का, जो ग्राउंड से 5 मीटर की हाइट पर है, इट इज हैविंग पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2500 जूल. तो जब इस ऑब्जेक्ट को रिलीज किया जाएगा, ये 2500 जूल की काइनेटिक एनर्जी से जाकर के ग्राउंड से स्ट्राइक करेगा. तो ये पोटेंशियल एनर्जी भी वर्क कर सकती है. द एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क बाय द ऑब्जेक्ट. किसी भी ऑब्जेक्ट के पास जितनी एनर्जी होती है उसके पास उतना ही वर्क डन करने की कैपेसिटी होती है. तो ये इतना वर्क कर सकता है 2500 जूल का. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 12 किलोग्राम इज एट हाइट h above the ground. Its potential energy is 480 joule. 480 joule. Find the height of the object. ऑब्जेक्ट की हाइट फाइंड करनी है. ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें आपको एनर्जी गिवन है. नेक्स्ट क्वेश्चन में एक तो जी की वैल्यू दे रखी है और बता रखा है कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी एनर्जी है 480 जूल. मास आपको बता रखा है इसका, मास इज 12 किलोग्राम एंड यू हैव टू फाइंड द हाइट. आपको बतानी है हाइट कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये ग्राउंड से कितनी हाइट पर है. दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये नेक्स्ट क्वेश्चन है. अब इसमें जो जो क्वांटिटीज गिवन है वो पुट कर देते हैं वैल्यू, बाकी जो है उनको कैलकुलेट कर लेते हैं. ओके, सो वी हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh. पोटेंशियल एनर्जी कितनी गिवन है? 480 जूल. मास इज गिवन 12 किलोग्राम. जी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन h we have to find out, we have to calculate. ये 12 इंटू 10 120 हो जाएगा, और ये 120 इधर मल्टीप्लाई में इधर शिफ्ट करेंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा. तो यहाँ पर क्या रह जाएगा? यहाँ पर रह जाएगा सिर्फ h, और इक्वल टू में आ जाएगा 480. 12 इंटू 10 120 आएगा इधर डिवाइड में. सो दिस विल बी कैंसिल आउट एंड द हाइट विल कम टू द 4 meter. So this object is at the height of 4 meter from the ground. तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये ग्राउंड से 4 मीटर की हाइट पर था, जिसकी पोटेंशियल एनर्जी आपको 480 जूल बता रखी थी. तो जब 12 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट ग्राउंड से 4 मीटर की हाइट पर होता है तो उस समय उसके पास कितनी एनर्जी होती है? 480 जूल की एनर्जी होती है. तो इस तरह से हम लोग हाइट भी फाइंड कर सकते हैं कुछ क्वेश्चंस के अंदर. अब सुनिए, पोटेंशियल एनर्जी को हम और कैसे स्टोर कर सकते हैं. एक मेथड और है पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करने का, शेप को चेंज करना या उसके कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करना. जैसे कि हम लोग एक सिस्टम लेते हैं, वो सिस्टम है स्प्रिंग. तो यहाँ पर मेरे पास एक फ्रिक्शनलेस टेबल है जिस पर एक अरेंजमेंट बनाया जा रहा है. फ्रिक्शनलेस इसलिए रखेंगे इसको ताकि हमारी एनर्जी का लॉस ना हो ड्यू टू फ्रिक्शन. फ्रिक्शन के कारण जो सरफेस है वो गर्म हो जाते हैं, हीट अप हो जाते हैं, और हमारी एनर्जी का लॉस होता है जो हम ऑब्जेक्ट में फिल करेंगे. सो दिस इज द फ्रिक्शनलेस सरफेस. इस पर एक सिस्टम हम लोग बना रहे हैं
सिस्टम बनाने के लिए मैंने एक स्प्रिंग का यूज किया, और ये जो स्प्रिंग है ये हमने एक एंड से फिक्स कर दिया इस सपोर्ट के साथ में, और दूसरे एंड पर इसके साथ में एक मास को हमने सस्पेंड यहाँ पर सस्पेंड कर दिया, और ये मास है m। ये इसकी नॉर्मल पोजीशन है। अब हमें क्या करवाना है, इसमें एनर्जी स्टोर करनी है। एनर्जी स्टोर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो आंसर है वर्क डन करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं। कंप्रेशन करने में हमें इस पर फोर्स लगाना पड़ेगा, और फोर्स लगा करके मैं इसमें क्या करूंगा, डिस्प्लेसमेंट करूंगा। तो जैसे ही मैं फोर्स लगा के डिस्प्लेसमेंट करूंगा, यहाँ पर एनर्जी स्टोर होगी। So this is the external force which we have to apply to store the potential energy on in this object. Potential energy store करने के लिए वर्क करना पड़ेगा। मैंने फोर्स लगाया, फोर्स लगाने पर मैंने स्प्रिंग को कंप्रेस करना शुरू किया। अब देखिए सेकंड कंडीशन क्या होगी। ये इसका ओरिजिनल कंडीशन है, और ये जो पोजीशन है इसको मीन पोजीशन बोला जाता है। तो मीन पोजीशन से मैंने इसको फोर्स लगाया, फोर्स लगा करके डिस्प्लेसमेंट किया, तो ये स्प्रिंग इस तरह से कंप्रेस हो जाएगा। कंप्रेस होकर के ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन यहाँ पर आ चुकी है। दिस इज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो दिस इज द न्यू पोजीशन। तो मैंने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, x डिस्प्लेसमेंट किया। सो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, आई एम डूइंग द वर्क ऑन दिस ऑब्जेक्ट। तो इस ऑब्जेक्ट को फोर्स लगा करके मैंने ऐसा डिस्प्लेस कर दिया, ये स्प्रिंग हो गया कंप्रेस। और जब मैंने इस पर फोर्स लगा के डिस्प्लेसमेंट किया, तो मतलब कि मैंने इसके ऊपर किया वर्क डन। वो वर्क डन इसमें स्टोर हो जाएगा एज अ पोटेंशियल एनर्जी। तो जितना भी वर्क इसको कंप्रेस करने में किया जाएगा वो इसमें स्टोर होगा एज द पोटेंशियल एनर्जी। सो दिस कंप्रेस्ड स्प्रिंग इज आल्सो हैविंग सम पोटेंशियल एनर्जी। जैसे मान लीजिए मैंने इसके ऊपर 10 जूल का वर्क डन किया, ये मैंने फोर्स लगाया, फोर्स लगा के डिस्प्लेसमेंट किया, और ऐसा कंप्रेस करने में मेरे को इसके ऊपर 10 जूल का वर्क डन करना पड़ा। ये 10 जूल का वर्क डन ही इसकी 10 जूल की पोटेंशियल एनर्जी है। और वो पोटेंशियल एनर्जी इसमें कब तक स्टोर रहेगी, जब तक मैं इसको यहाँ पर लॉक करके रखूंगा। ऐसा मैंने इसको लॉक करके रखा हुआ है, यहाँ पे इसको फिक्स कर रखा है, और ये पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर रहेगी। जब मैं इसको रिलीज करूंगा तो क्या हो, जैसे ही मैं इसको रिलीज करूंगा, यहाँ पर एक रीस्टोरिंग फोर्स वर्क करता है, जो इस स्प्रिंग को इसकी ओरिजिनल कंडीशन में लेकर के आएगा। यहाँ पर इसकी शेप, इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है। इसका कॉन्फ़िगरेशन पहले ये था, अभी इसका कॉन्फ़िगरेशन ये हो चुका है। तो इसकी शेप में चेंज आ रहा है, कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आ रहा है। अब ये अपने कॉन्फ़िगरेशन को रीगेन करेगा। रीगेन करने के लिए ये स्प्रिंग के अंदर एक फोर्स प्रोड्यूस होगा, जिसको रीस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। तो एफ इज रीस्टोरिंग फोर्स। नाम से पता लग रहा है रीस्टोरिंग। रीस्टोरिंग फोर्स क्या करेगा, ऑब्जेक्ट की पोजीशन को, शेप को, कॉन्फ़िगरेशन को रीस्टोर करेगा। रीस्टोर मतलब कि उसको उसकी ओरिजिनल कंडीशन में लेकर के आएगा। तो जब हम लोग एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, तो जब शेप चेंज होती है तो उसके अंदर एक फोर्स प्रोड्यूस होता है, जिसको रीस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। अब इस ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पे लॉक करके रखा हुआ था, जिसमें 10 जूल की पोटेंशियल एनर्जी थी। जैसे ही मैं रिलीज करता हूँ, ये ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, और इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, और ये स्प्रिंग इस तरह से एक्सपेंड होना शुरू हो जाएगा, और मीन पोजीशन पे ये रुक नहीं पाएगा। क्यों? बिकॉज इट इज इन द मोशन। तो जैसे ही मैं इसको रिलीज करता हूँ, ये 10 जूल की पोटेंशियल एनर्जी यहाँ तक आते आते 10 जूल की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। फिर उस काइनेटिक एनर्जी के कारण ये आगे निकल जाता है। तो काइनेटिक एनर्जी के कारण ये मीन पोजीशन पे रुकेगा नहीं, मीन पोजीशन से आगे चला जाएगा, और इस समय पर ये स्प्रिंग क्या हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा, इसका एक्सटेंशन हो जाएगा, फैल जाएगा। ये यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पर हम इसको कंप्रेस कर रहे थे स्प्रिंग को। तो कंप्रेस करने में मैंने इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर की। जैसे रिलीज किया, ये पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई, और ये ऑब्जेक्ट मोशन में आ गया। और मोशन के कारण ये यहाँ पर रुक नहीं पाया, क्योंकि जिस ऑब्जेक्ट के पास मास है उसमें इनर्शिया होगा। तो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, ये ऑब्जेक्ट मोशन में था तो मोशन में ही रहना चाहेगा, और इस वजह से ये आगे निकल जाएगा मीन पोजीशन से। मीन पोजीशन से आगे जाएगा तो फिर इस तरफ एक्स डिस्प्लेसमेंट फिर से दिखाएगा, और धीरे धीरे आगे बढ़ने पर इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी। तो मीन पोजीशन को क्रॉस करते ही इसकी वेलोसिटी कम हो रही है, क्योंकि फिर से स्प्रिंग की शेप चेंज हो रही है। और जब शेप चेंज होती है तो एक फोर्स प्रोड्यूस होता है, जिसको रीस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं।
तो अब ये स्प्रिंग एक्सपेंड हो रहा था, ये एक्सपेंड नहीं होना चाहेगा, तो ये रीस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस करेगा अपोजिट डायरेक्शन में, और इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगेगा, फिर धीरे धीरे ये स्लो होता जाएगा, लास्ट में जाकर के ये रेस्ट में आ जाएगा। यहां पर फिर से काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी में। तो यहां पर इसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी, यहां पर इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। अब फिर से रीस्टोरिंग फोर्स के कारण कहां आएगा? फिर से ये मीन पोजीशन की तरफ आएगा, मीन पोजीशन पे रुक नहीं पाएगा, फिर कंप्रेस हो जाएगा। तो ऐसा कंप्रेशन एक्सपेंशन चलता रहेगा, और ये जो प्रोसेस होगी इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑसिलेशन। ऑसिलेशन, या हमने इसको किन टर्म्स में स्टडी किया था? वाइब्रेशन। सो दिस ऑब्जेक्ट इज वाइब्रेटिंग अबाउट द मीन पोजीशन। टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है क्या? ये इसकी मीन पोजीशन है, तो एक फिक्स पोजीशन के टू एंड फ्रो ऐसा ये वाइब्रेट करता रहेगा। टू एंड फ्रो मोशन करना उसको क्या बोला जाता है? वाइब्रेशनल मोशन बोला जाता है। सो दिस ऑब्जेक्ट विल स्टार्ट ऑसिलेट, दिस ऑब्जेक्ट विल स्टार्ट वाइब्रेट, ये वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा। और इसको वाइब्रेट कराने के लिए आपको वर्क डन करना पड़ेगा, वो वर्क डन इसमें पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा। फिर वो पोटेंशियल, जैसे ही आप इसको रिलीज करोगे, वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदलेगी, फिर ये मीन पोजीशन पे रुकेगा नहीं, आगे निकल जाएगा, फिर से अपोजिट डायरेक्शन में रीस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होगा, जो इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर ला करके रेस्ट में ला देगा, और फिर से काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में बदल जाएगी। फिर से रीस्टोरिंग फोर्स के कारण ये अपनी ओरिजिनल शेप में आना चाहेगा, ये ओरिजिनल शेप में आना चाहेगा, यहाँ पर आकर के इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, तो फिर से ये रुक नहीं पाएगा, फिर आगे निकल जाएगा, फिर ये कंप्रेस हो जाएगा। तो ऐसा कंप्रेशन एक्सपेंशन यूं चलता रहेगा, और ये वाइब्रेट करता रहेगा। क्लियर है सबको? अब इसका एग्जाम्पल सुनिए। एग्जाम्पल ये है कि हमारे पास टॉयज होते हैं, टॉयज कार, जैसे टॉय कार होती है। इसके अलावा हम लोग एक गन का यूज करते हैं, उस गन के अंदर एक स्प्रिंग लगा होता है, गन के अंदर क्या लगा होता है? सॉरी, स्प्रिंग लगा होता है, और उस स्प्रिंग के कारण हम उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर पाते हैं। तो हमारे पास जो गन है उसमें हम लोग एक बुलेट लगाते हैं, बुलेट लगा करके उस पर फोर्स लगाते हैं, फोर्स लगा के डिस्प्लेसमेंट करते हैं। सो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वी आर डूइंग द वर्क ऑन द बुलेट। तो ऐसा करने से क्या होता है? स्प्रिंग कंप्रेस होता है, और वो जो बुलेट है वो उस गन के अंदर लॉक हो जाती है। तो जब आपने उस पर बुलेट को लगा करके उस पर फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट किया, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन हुआ, और वो वर्क डन इसमें स्टोर हो गया एज ए पोटेंशियल एनर्जी। तो जो हम लोग स्प्रिंग वाली गन का यूज करते हैं, उस केस में हम उसमें जब बुलेट फिक्स करते हैं और उसको अंदर धकेलने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वी आर डूइंग द वर्क ऑन द बुलेट, वी आर डूइंग द वर्क ऑन द स्प्रिंग। और ये बुलेट इसके अंदर लॉक हो जाती है, ट्रिगर के अंदर लॉक हो जाती है। अब इसके अंदर ये पोटेंशियल एनर्जी स्टोर रहेगी। आपने इस बुलेट को प्रेस करने में जितना वर्क डन किया, वो वर्क डन इसमें स्टोर हो जाएगा एज ए पोटेंशियल एनर्जी। अब ये पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर रहेगी कब तक? जब तक ट्रिगर नहीं दबाया जाएगा। 2 साल तक ट्रिगर नहीं दबाया, तो 2 साल तक इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर रहेगी। फिर जैसे ही हम ट्रिगर दबाएंगे, तो वो जो बुलेट थी वो उस लॉक से फ्री हो जाएगी, और लॉक से फ्री होते ही इसकी पोटेंशियल एनर्जी किसमें बदलेगी? काइनेटिक एनर्जी में, और काइनेटिक एनर्जी के कारण ये आगे चलना शुरू हो जाएगी। क्लियर है सबको ये वाला एग्जांपल? सबने देखी होंगी, टॉय गन होती है, उस गन के अंदर एक स्प्रिंग लगा होता है। तो बुलेट को लगा करके जब हम उस बुलेट को अंदर की तरफ धकेलते हैं, तो हम लोग उस पर वर्क डन करते हैं, मस्कुलर फोर्स लगाते हैं, और फोर्स लगा के डिस्प्लेसमेंट करते हैं। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हम लोग वर्क करते हैं उस बुलेट के ऊपर, और वो ट्रिगर में लॉक हो जाती है। तो ये जो वर्क डन है वो उसमें पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल सुनिए। नेक्स्ट एग्जांपल है जिसमें हम लोग एक टॉय कार का यूज करते हैं। जो टॉय कार होती है उसमें इस तरह का स्प्रिंग लगा होता है, जिसको स्पाइरल स्प्रिंग बोलते हैं। ऐसा स्पाइरल स्प्रिंग होता है, सबने वो टॉय कार को तोड़ करके देखा होगा कि अंदर क्या असेंबली है जिसकी वजह से वो कार आगे की तरफ बढ़ती है। तो उसमें एक ऐसा स्पाइरल स्प्रिंग लगा होता है, और साइड में लगी होती है इस तरह से एक की लगी होती है, एक चाबी लगी होती है, और उस की हेल्प से हम उसके अंदर क्या स्टोर करते हैं? पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करते हैं। तो ये जो की है, जब हम इसको ऐसा रोटेट करते हैं, तो ये स्प्रिंग धीरे धीरे ऐसा टाइट होता जाता है। तो आपको इस स्प्रिंग की शेप चेंज करने में वर्क डन करना पड़ता है। आप उस की को रोटेट करते हैं, फोर्स लगा के डिस्प्लेसमेंट करते हैं, तो आप जैसे ही उस पर फोर्स लगा के डिस्प्लेसमेंट करते हैं,
वो वर्क डन इसकी शेप को चेंज करता है और इसमें स्टोर हो जाता है एज ए पोटेंशियल एनर्जी। अब आप उस की को निकाल लेते हैं और कार को नीचे फ्लोर पे रख देते हैं और जैसे ही रिलीज करते हैं वो कार आगे बढ़ना शुरू हो जाती है। तो क्या होगा, ये स्प्रिंग अपनी शेप को फिर से रीगेन करेगा। ये जो स्पाइरल स्प्रिंग था, विच काइंड ऑफ स्प्रिंग इट इज, स्पाइरल स्प्रिंग, SPIRAL। तो ये जो स्पाइरल शेप का स्प्रिंग है, इसकी शेप चेंज करके हम इस पर वर्क डन करते हैं, वो वर्क डन इसमें स्टोर हो जाता है एज ए पोटेंशियल एनर्जी। फिर धीरे धीरे ये स्प्रिंग अपनी शेप को रीगेन करता है और वो पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होती है, काइनेटिक एनर्जी में, और वो जो टॉय कार है वो आगे बढ़ना शुरू हो जाती है। हाँ जी, ये एग्जांपल भी सबको पता है। ये जो की आपको टॉय कार के साथ दी जाती है, उस की हेल्प से आप लोग उस टॉय कार में एनर्जी स्टोर करते हैं, और वो कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि की को रोटेट करने से स्प्रिंग की शेप चेंज होती है, और शेप चेंज होने के कारण जो एनर्जी स्टोर होती है वो होती है पोटेंशियल एनर्जी। और फिर जब हम उस कार को जैसे ही रिलीज करते हैं, वो धीरे धीरे स्प्रिंग अपनी शेप को रीगेन करता है और ये पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होती है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ओके, सो दिस इज अगेन द एग्जांपल टू स्टोर द पोटेंशियल एनर्जी इन द ऑब्जेक्ट। एक एग्जांपल और सुन लो, एरो और बो, तीर कमान। इसी तरह से और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं इसके। रबर के अंदर भी स्टोर की जा सकती है, रबर भी स्ट्रेच हो जाता है, उसकी शेप चेंज की जा सकती है। तो उसकी शेप चेंज करने में आप वर्क डन करेंगे और वो उसमें पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। जैसे आपके पास एक रबर है, आपने उसको स्ट्रेच किया, तो स्ट्रेच करने में आपको वर्क डन करना पड़ता है। मस्कुलर फोर्स लगा करके आप डिस्प्लेसमेंट करते हैं, तो आपको उसके ऊपर वर्क डन करना पड़ता है। वो वर्क डन उसमें स्टोर होता है एज अ पोटेंशियल एनर्जी, और जितना वर्क डन आपने उसको स्ट्रेच करने में किया वो उसमें स्टोर हो गया पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। अब जैसे ही आप रबर को छोड़ते हैं, वो रबर अपनी शेप को रीगेन करता है और कुछ वर्क डन करके बताता है फिर से। अच्छा, एक एग्जांपल और है, एरो एंड बो। तो ये जो एरो और बो होती है वो इस तरह का सिस्टम होता है। बो एंड एरो, तीर कमान, धनुष बोल सकते हैं आप इसको। और यहाँ पर हम लोग एक तीर को लगाते हैं इस तरह से, और इस तीर को हम लोग फिक्स करते हैं इस वायर के ऊपर, जो मेटल की वायर होती है, इस तरह से इसको फिक्स करते हैं। अब ये जो तीर है ये अपने आप तो चलेगा नहीं, बिना एनर्जी के तो ये मूव नहीं कर सकता, तो पहले आपको इसके ऊपर वर्क डन करना पड़ेगा। वर्क डन कैसे करेंगे, हम इस वायर की शेप को चेंज करेंगे, तीर को पीछे लेकर के जाएंगे, बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो ये जो धनुष आपको दिख रहा है, इसमें ये जो स्ट्रिंग है वो पीछे की तरफ जानी शुरू हो जाती है, और तीर हम लोग इसके ऊपर इस तरह से ऐसा फिक्स कर देते हैं। तो यहाँ पर इसकी शेप चेंज होती है, और शेप चेंज होने के कारण जो इसमें एनर्जी स्टोर होगी वो होगी पोटेंशियल एनर्जी। और ये जो शेप चेंज हुई है वो क्यों हुई है, क्योंकि हमने वर्क डन किया। ये तीर अपने आप तो पीछे जाएगा नहीं, आपको इसके ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा। फोर्स लगा करके आप इस तीर को क्या करोगे, डिस्प्लेस करोगे। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यू हैव टू डू द वर्क ऑन द एरो। इस एरो के ऊपर आपको वर्क डन करना पड़ेगा, और इससे इस बो की, इस तीर, ये जो कमान है, ये जो धनुष है, इसकी शेप चेंज हो जाएगी, और जितना भी आप वर्क डन करोगे वो वर्क डन इसमें स्टोर हो जाएगा एज पोटेंशियल एनर्जी। अब जैसे ही आप इस एरो को रिलीज करोगे, रिलीज करते ही क्या होगा, ये अपनी शेप को रीगेन करेगा, और शेप को रीगेन करने में ये पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी को हम लिखते हैं E से। तो मान लीजिए आपने इस बो एंड एरो के सिस्टम में 10 जूल का वर्क डन किया। 10 जूल का वर्क डन इसमें 10 जूल की पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, और जैसे ही आप इस एरो को रिलीज करोगे, एरो को रिलीज करते ही ये जो बो है ये अपनी शेप को रीगेन करेगा, रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा। उस रीस्टोरिंग फोर्स के कारण ये पोटेंशियल एनर्जी किसमें बदलेगी, काइनेटिक एनर्जी में, और ये एरो मूव करना स्टार्ट कर देगी, आगे की तरफ चल करके जाएगी। So here again potential energy is stored in the bow and arrow. तो ये जो सिस्टम है इसमें भी हम पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करते हैं। तो ये शेप चेंज करने वाले जो सिस्टम है, इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस पोटेंशियल एनर्जी को क्या बोलते हैं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इस एनर्जी को क्या बोला जाता है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी।
इलास्टिसिटी इलास्टिसिटी वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट अपनी शेप को रीगेन करते हैं। ये जो वायर इसमें लगा रखी थी इसने अपनी शेप को रीगेन किया क्योंकि इसमें इलास्टिसिटी थी। इसी तरह से एक रबर को आप स्ट्रेच करते हैं वो अपनी शेप को रीगेन करता है क्योंकि उसमें इलास्टिसिटी है। ये स्प्रिंग अपनी शेप को रीगेन करता है, हमने स्पाइरल स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया था, ये अपनी शेप को रीगेन करता है, तो ये भी इसके अंदर भी इलास्टिसिटी है। ये स्प्रिंग आपको दिखाई दे रहा है, इसकी शेप चेंज हो रही है तो इसमें भी इलास्टिसिटी है। तो जो ऑब्जेक्ट अपनी शेप को रीगेन कर लेते हैं एक्सटर्नल फोर्स हटाने पर, उनके अंदर इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी होती है। और इलास्टिसिटी के कारण जो एनर्जी स्टोर की जा रही है उसको बोला जाता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, तो ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। अब इसमें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, कल के लेक्चर में एक चीज स्टडी करेंगे, दैट हाउ वी कैन कन्वर्ट वन एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी के कन्वर्जन को पढ़ेंगे कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होती है, और एनर्जी कंजर्व रहती है, ना वो क्रिएट होती है ना वो डिस्ट्रॉय होती है, वो सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। ओके, तो कल हम लोग एनर्जी कन्वर्जन और एनर्जी कंजर्वेशन दोनों स्टडी करेंगे।